I hope all of you are doing good and thank. This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. Okay. हाय दोस्तों, सुप्रभात सभी को। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको हमारे सामान्य P2P प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इंटरफेस से जुड़े कुछ डेटा के बारे में भी बताने जा रहा हूँ और साथ ही यह भी कि वेंडर साइट पर क्या होने वाला है। तो आप में से अधिकांश लोग इस प्रोसेस के बारे में जानते होंगे या कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि हम एक ग्राहक हैं। हम का मतलब है वह कंपनी जो ऑर्डर दे रही है। इसे ऐसे समझे कि कंपनी, ग्राहक और वेंडर, इसलिए मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, ग्राहक। तो ग्राहक मटेरियल खरीद रहा है और वेंडर ग्राहक को मटेरियल मुहैया कराने जा रहा है। तो वास्तविक समय में वास्तव में क्या होता है? अगर आप पूरी प्रक्रिया को देखें, तो प्रक्रिया की शुरुआत में ग्राहक एक खरीद ऑर्डर तैयार करने जा रहा है। तो इसमें एक खरीद अनुरोध RFQ हो सकता है। हमने कई वो चीजों पर चर्चा की है। तो अंत में खरीद ऑर्डर बाहरी दस्तावेज है। इसलिए मैंने इस बात पर प्रकाश डाला कि खरीद आदेश ग्राहक द्वारा बनाया जाता है और वो आउटपुट प्रकार के माध्यम से, ठीक है, आउटपुट प्रकार के माध्यम से। संदेश प्रकार DARS, ठीक है। मैं आपको सिस्टम में दिखा सकता हूँ। तो हमारे IDOC कोर्स में भी मैंने इन IDOC संदेश प्रकारों के बारे में समझाया था। ID2 प्रकार अलग है, ID2 संदेश प्रकार अलग है। तो उदाहरण के लिए यहाँ IDOC प्रकार WDS05 है और यहाँ यह USO डिलीवर 03 है। ठीक है, हम इसे डेजर्ट DV के लिए भी जांच सकते हैं जो उपलब्ध है। तो तकनीकी चीजें हम बाद में देख सकते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि व्यावसायिक प्रक्रिया क्या है और कैसे होने जा रही है। तो खरीद आदेश ग्राहक द्वारा बनाया जाता है और फिर PO फॉर्म, और वे PO फॉर्म ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या फिर वे फॉर्म भेज सकते हैं। आजकल ज्यादातर सब कुछ फैक्स भी है। मैंने नहीं देखा कि कोई भी कंपनी इसका उपयोग कर रही है। या तो वे ईमेल का उपयोग करते हैं और PO फॉर्म ईमेल के माध्यम से होगा और विवरण एडी की DS हम खरीद आदेश भेजते हैं। तो एक बार खरीद आदेश विवरण विक्रेता तक पहुंच जाता है और विक्रेता वह जानकारी तैयार करेगा। वे या तो मैनुअल बनाते हैं या फिर उनके पास कोई सिस्टम होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सभी विक्रेता SAP का उपयोग करें, है ना? वे अपने किसी भी सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वे खरीद आदेश के संदर्भ में बिक्री आदेश बनाते हैं। इसलिए जब भी आप बिक्री आदेश देखते हैं तो एक खरीद आदेश संख्या भी होगी। मैं सिस्टम में दिखाने जा रहा हूं और यह भी कि आप खरीद आदेश संख्या कहां देख सकते हैं और यह किस तालिका में संग्रहित होने जा रहा है। ठीक है, तो अब आप जांचने जा रहे हैं कि खरीद आदेश और सामग्री और सभी के संदर्भ में एक बिक्री आदेश बनाया गया है। यहाँ ग्राहक सामग्री वे संग्रहित करेंगे और ग्राहक सामग्री लिंकेज के आधार पर, क्योंकि यह एक ग्राहक सामग्री ग्राहक जानकारी रिकॉर्ड के रूप में बनाया गया है, सब कुछ विक्रेता की ओर उपलब्ध होगा, लेकिन फिर भी वे अपने स्वयं के सामग्री कोड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो एक बार बिक्री आदेश बनने के बाद वे आउटबाउंड डिलीवरी बनाते हैं। अगर वे SAP का इस्तेमाल कर रहे हैं और लावर नाम का आउटपुट टाइप है जो आउटबाउंड शिपिंग नोटिफिकेशन भेजेगा। अगर वे SAP का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या किसी दूसरे ERP सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे अपने सिस्टम में आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करेंगे और उस आउटबाउंड डिलीवरी के आधार पर वे SAP को जानकारी भेजेंगे जिसे इनबाउंड डिलीवरी के तौर पर क्रिएट किया जाएगा, जिसे हम एडवांस शिपिंग नोटिफिकेशन कहते हैं। हम खरीद ऑर्डर कंफर्मेशन टैब में देख सकते हैं कि कितनी मात्रा है और वे कब भेजने वाले हैं। सारी जानकारी स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो SAP में यह इनबाउंड डेट के साथ क्रिएट होगा। DID टाइप करें, मैसेज टाइप करें, DISA-DB। ठीक है, तो इस मैसेज टाइप के साथ इनबाउंड डिलीवरी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो एक बार इनबाउंड डिलीवरी उपलब्ध हो जाए और हमारे ग्राहक को जानकारी मिल जाएगी कि सामान कब उपलब्ध होने वाला है और सब कुछ। यहाँ मैंने तीर के निशान दिए हैं ताकि आप समझ सके कि यह हमारा सीक्वेंस है। ठीक है, ये सब वेंडर लेवल पर हो रहा है। ठीक है, मैंने इन दोनों के लिए अलग अलग रंग दिए हैं क्योंकि ये दोनों इंटरफेस हैं। ठीक है, इंटरफेस डेटा, और यहाँ मैंने डॉटेड रंगीन डॉटेड चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए दी हैं कि एक बार जब माल विक्रेता स्तर पर पोस्ट हो जाता है तो वे एक पैकिंग स्लिप और इनवॉइस कॉपी प्रिंट करेंगे।
पैकिंग स्लिप में इनबाउंड डिलीवरी की जानकारी या डिलीवरी नोट, कितनी मात्रा है, ड्राइवर का विवरण, सभी जानकारी होती है और इनवॉइस कॉपी में यह होगा कि मैं कितनी मात्रा भेज रहा हूं और इनवॉइस क्या है। प्रति पैकिंग स्लिप वे एक इनवॉइस बना सकते हैं। आमतौर पर वे एक पैकिंग स्लिप बनाते हैं, जैसे कि ट्रक के संबंध में वे कितना स्टॉक भेजने जा रहे हैं, उसके लिए वे इनवॉइस कॉपी भेजेंगे। इसलिए एक बार जब पैकिंग स्लिप और इनवॉइस कॉपी विक्रेता स्तर पर प्रिंट हो जाती है और ट्रक हमारी कंपनी तक पहुंच जाता है, और एक बार जब ये पहुंच जाता है तो हम माल प्राप्त कर लेंगे। यदि आप वेयरहाउस प्रबंधन का उपयोग कर रहे हैं तो आप पुटवे करेंगे और स्टोरेज यूनिट या ट्रांसफर ऑर्डर प्रिंट करेंगे और इसे डिब्बे में रखेंगे। फिर आप पुट की पुष्टि करेंगे और फिर माल की रसीद होगी। अगर आप वेयरहाउस मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो माल प्राप्त होने के बाद आप ये जांचते हैं कि पैकिंग स्लिप में कितनी मात्रा उपलब्ध है और कितनी भौतिक रूप से प्राप्त हुई है, और जब दोनों का मिलान हो जाए तो आप माल प्राप्त करते हैं। डिलीवरी नोट नंबर आप इसे मीगो हेडर लेवल में रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिस्टम में दिखा सकता हूँ। तो इस वीडियो में मेरा मुख्य फोकस आपको SAP ट्रांजैक्शन कोड पर जाने के लिए नहीं है। हमारे पास कई वीडियो हैं जहां मैं समझाता हूं कि खरीद आदेश कैसे बनाएं, खरीद आदेश कैसे बदलें, इनबाउंड डिलीवरी, माल प्राप्त, चालान रसीद। हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आप वास्तव में ये सब सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और गणेश पडला द्वारा खरीद आदेश निर्माण, गणेश पडला द्वारा इनबाउंड डिलीवरी, माल रसीद, चालान रसीद खोज सकते हैं। हमारे पास कई वीडियो हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको SAP में दस्तावेज बनाने और उन सभी चीजों का अभ्यास करने के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। तो इस वीडियो में आप विक्रेता स्तर पर क्या होता है और ग्राहक स्तर पर क्या होता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब ट्रक प्राप्त हो गया है और फिर हम माल प्राप्त करते हैं। उसके बाद माल प्राप्त होने के बाद हम उस इनवॉइस की कॉपी फाइनेंस टीम को भेजेंगे। फाइनेंस टीम इनवॉइस की रसीद और भुगतान करेगी, तो भुगतान के साथ ही प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर यह हमारा P2P है, जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अधिकांश लोकप्रिय फॉर्म केवल मैंने इस सत्र में हाईलाइट किए हैं। वह कभी कभी आप यहाँ देख सकते हैं कि एक GR स्लिप भी होगी जिसे हम प्रिंट करते हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां इसे प्रिंट करेगी और कुछ कंपनियां इसे प्रिंट नहीं करेगी। एक GR स्लिप है, तो आप चाहे तो उन चीजों को भी रख सकते हैं। तो विक्रेता स्तर पर बिक्री प्रक्रिया होती है, ग्राहक स्तर पर खरीद प्रक्रिया होती है। तो अगर वे कोई इंटरफेस कर रहे हैं तो इस तरह के इंटरफेस हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि मैं बिक्री आदेश PO नंबर और इस आउटपुट प्रकार के बारे में क्या बता रहा था। इस वीडियो में हमने कुछ चीजों पर चर्चा की है, मैं आपको सिस्टम में दिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको पावरपॉइंट में एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए, वो आप इसे यहाँ कार्यालय में रखना चाहते थे। ठीक है, कार्यालय व्यक्ति या कुछ और जिसे आप रखना चाहते थे। तो प्रस्तुति के लिए कंप्यूटर इमेज के साथ वित्त कार्यालय सदस्य। ठीक है, तो आप जहां चाहे वहां कोई भी इमेज ले सकते हैं। तो कोई ऐसा कर सकता है जो इसे कॉपी इमेज को ले रहा हो। आप अपनी प्रस्तुति की तैयारी कर रहे हैं और उसे रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप पूरी चीजें नहीं चाहते हैं। आप इसे क्रॉप करना चाहते थे। आप इसे कैसे क्रॉप कर सकते हैं? अगर आप ये करते हैं तो यह इसे क्रॉप नहीं करेगा, यह केवल आपकी इमेज को कंप्रेस करेगा। तो आप इसे क्रॉप करना चाहते थे, तो क्या करें? उसे चुनें, पिक्चर फॉर्मेट पर जाएं। ठीक है, तो यहाँ एक विकल्प है पिक्चर फॉर्मेट। यहाँ एक विकल्प है जिसे क्रॉप कहा जाता है। यहाँ आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। आप हाई इमेज नहीं चाहते हैं। अगर आप वाकई इसे चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं, अन्यथा आप इसे यहाँ रख सकते हैं। यह मुझे बस Ctrl Z दबाना है क्योंकि मुझे लगता है कि इससे मेरी चीज में परेशानी हुई। तो हाँ, तो इसे इस तरह क्रॉप करें और आप क्रॉप कर सकते हैं। आप हाई इमेज नहीं चाहते हैं, आप ये पेंसिल भी नहीं चाहते हैं। शायद जो भी हो, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप वाकई एक पेंसिल चाहते हैं तो आप इसे रख सकते हैं। तो आप इसे एक छोटी सी इमेज के तौर पर रखेंगे। तो एक बार जब ये हो जाता है तो ये पूरा हो जाता है, और आप इस इमेज को एक छोटी इमेज के तौर पर रखना चाहते थे, है ना? आप इसे यहाँ रख सकते हैं। छोटी इमेज तो बस आपको उस ऑफिस मेंबर को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप इसे कैसे क्रॉप कर सकते हैं और आप ये कैसे कर सकते हैं। इमेज और सभी आपको कुछ खास तरह की जानकारी देंगे, और बस सुंदरता के उद्देश्य से चलिए SAP सिस्टम पर चलते हैं।
मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता था जो मैंने इस वीडियो में चर्चा की थी। मैं लेन देन और सब कुछ नहीं दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास कई वीडियो हैं जहां हमने इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में बताया है। कृपया जाकर सत्यापित करें। मुझे आशा है कि आपको वह संबंधित जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सैप स्क्रीन पर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको वीबीए के दिखाना चाहता था। वीबीए के वह टेबल है जो बिक्री आदेश की जानकारी संग्रहित करती है जिसमें खरीद आदेश डेटा होता है। मैंने आपको यही बताया था। खरीद नियंत्रण एफ, मुझे लगता है पी एक नंबर। चलिए सबसे ऊपर जाते हैं। कंट्रोल एफ पर क्लिक करें। वीबीए पर जाएं। यह बीवाई आइटम है। चलिए सीधे किसी भी एक सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर 10 पर जाते हैं। डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर। डॉक्यूमेंट नंबर 10। सेल्स ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर में सेल्स डिस्प्ले करने जा रहा हूं, तो यहां आप देख सकते हैं कि वो कस्टमर रेफरेंस ठीक है। कस्टमर रेफरेंस ठीक है। सैपिस 4 हैना में इसे कस्टमर रेफरेंस के रूप में बदल दिया गया है। S4 हैना में हमने एक अच्छी चीज देखी है कि यह कस्टमर रेफरेंस के रूप में स्टोर हो रहा है। अगर आप एक में देखते हैं तो आपको एक परचेज ऑर्डर नंबर जैसा दिखेगा। ठीक है, तो पी और पी डेट। अब चलते हैं। ठीक है, ये केवल उन्हें रेफरेंस के रूप में रखने में मदद करने के लिए है। ठीक है, रेफरेंस के आधार पर वे यह पता लगा सकते हैं कि उन्होंने इसे कहां से लिया और सभी। वीबीए के और वो कंट्रोल फॉर कस्टमर रेफरेंस पर जाएं। आप सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर 10 पास कर सकते हैं। इसे निष्पादित करें। हमें वह फील्ड ढूंढने की जरूरत है जो वैल्यू ईमेल स्टोर कर रहा है। हाँ, कस्टमर रेफरेंस। तो बीएसटीएन के वह है जिसमें आप एक में ग्राहक संदर्भ फील्ड को संग्रहित कर रहे हैं। आप इसे जांच सकते हैं। यह खरीद आदेश संख्या है। तो यहाँ ग्राहक संदर्भ संख्या हेड स्तर पर उपलब्ध है। ठीक है, मैं आपको यही दिखा रहा था। तो इस तरह ग्राहक संदर्भ के रूप में पीओ नंबर बिक्री आदेश संख्या में संग्रहित होता है और S4 हैना में यह ग्राहक संदर्भ संख्या के रूप में संग्रहित होता है। आप इसे दिखा सकते हैं। तो एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था वह है एसपी अंतर IMG। तो खरीद आदेश संदेश प्रकार। ठीक है कि हम जानते हैं कि आउटपुट प्रकारों को कैसे परिभाषित किया जाए और यहाँ केवल आप यह एडी कर सकते हैं। एक आउटपुट प्रकार आप इसे बना सकते हैं और उस आउटपुट प्रकार को एडी माना जा सकता है। तो आप आउटपुट प्रकार को कहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप इसे कैसे भेजना चाहते हैं और सब कुछ। मैं आपको केवल ये दिखाना चाहता हूं कि संदेशों में खरीद और संदेश। यदि आप आउटपुट नियंत्रण में जाते हैं तो संदेश प्रकार आपको खरीद आदेश के लिए परिभाषित संदेश प्रकारों का चयन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ आप संबंधित संदेश प्रकार को कॉन्फ़िगर करेंगे जो ईबे के लिए सक्रिय है।
तो ये सभी हमारे आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का हिस्सा है जिसके बारे में हमने कई वीडियो में बताया है। तो आप इसे डाल सकते हैं। तो आप कैसे जानते हैं कि यह एडी है या प्रिंट आउट और सब कुछ? अगर आप इस प्रोसेसिंग रूटीन पर जाते हैं तो यहाँ आप ट्रांसमिशन माध्यम देख सकते हैं, यहाँ आप एडी प्रदान करते हैं। ठीक है, एडी के मामले में इसमें एडी विवरण है। ठीक है, और एक और विवरण जो मैं आपको दिखाना चाहता था, एनसी पर जाएं। V2 शिपिंग आउटपुट प्रकार पर जाएं। अभी मैं बता रहा था कि आउटबाउंड शिपिंग नोटिफिकेशन का उपयोग किया जाएगा। अगर विक्रेता के पास SAP सिस्टम है तो वे इस लावा आउटपुट प्रकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके आधार पर आप उस आउटबाउंड शिपिंग नोटिफिकेशन को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर वे SAP का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो वे अपने सिस्टम की अनुकूलता के अनुसार भेज सकते हैं। वे आउटबाउंड नोटिफिकेशन भेज सकते हैं जो SAP के पास SRDV के माध्यम से आएगा। ठीक है, तो यह एक है, और एक और बिंदु जो मैं आपको दिखाना चाहता था, W8। ठीक है, तो W81 जहां यह संदेश प्रकार उपलब्ध है। ठीक है, तो अभी मैं आपको DSRDV दिखा रहा था। तो DSRDV शिपिंग नोटिफिकेशन आप यहां देख सकते हैं, और यहां W82 है। तो W82 मैसेज टाइप और बेसिक टाइप E22 टाइप के बराबर है। मैसेज टाइप वही है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो मैं अपने ID2 मैसेज टाइप का इस्तेमाल करता हूं, जिसे मैं बेहतर समझने के लिए कहता हूं। लेकिन ID2 टाइप या बेसिक टाइप एक ही है और मैसेज टाइप अलग है। तो मैं आपको DSRDV दिखाने जा रहा हूं, जिसका मैंने जिक्र किया था। उसके लिए ID2 टाइप क्या है? DSRDV में डिलीवरी 06 डिलीवरी 07 है। लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिलीवरी 07, जिसे आप हेड टाइप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑर्डर ORDRS के लिए तो ऑर्डर 05 लेटेस्ट है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल मैंने हाल के प्रोजेक्ट में भी किया है। तो यह अभी भी S4 HANA सिस्टम में उपलब्ध है और यह उसी तरह उपलब्ध है। तो यह तरीका है कि आप सिस्टम को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और कौन सी प्रमुख चीजें होने जा रही हैं। और मैं एक और का जिक्र कर रहा था, मीगो में अगर आप IAM का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप किसी वेयरहाउस मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और आप वेंडर द्वारा दी गई पैकिंग स्लिप के बदले में प्राप्त माल को पोस्ट करने जा रहे हैं। उस समय खरीद आदेश के बदले में माल प्राप्त हुआ। ठीक है, आप उस जानकारी को स्टोर करने के लिए इस डिलीवरी नोट को स्टोर कर सकते हैं, और अगर आपको कोई GR स्लिपिंग नंबर मिलता है तो आप उसे डाल सकते हैं। कोई भी अतिरिक्त जानकारी आप हेडर टेक्स्ट में स्टोर कर सकते हैं। तो डिलीवर नोट को आप उस पेटेंट स्लिप नंबर को रखने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि MRO इनवॉइस रसीद में एक फायदा डिलीवरी नोट नंबर के आधार पर पोस्ट किया जा सकता है। SAP ने यह कार्यक्षमता इसलिए दी है क्योंकि आपने वेंडर को 100 पीस ऑर्डर किए होंगे, लेकिन वेंडर ने आपको उस डिलीवरी नोट के साथ पैकिंग स्लिप में 30 पीस दिए हैं। इसलिए आपको खरीद आदेश के बदले में इनवॉइस रसीद नहीं लेनी होगी। आप डिलीवरी नोट का चयन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप डिलीवरी नोट नंबर देते हैं तो सिस्टम को केवल 30 पीस ही इनवॉइस रसीद के लिए मिलेंगे, जिससे आपको अतिरिक्त मात्रा और इस तरह की उलझन से बचना होगा। यह एक बड़ी मदद होगी कि एक डिलीवरी नोट रेफरेंस आप इसे उसी तरह कर सकते हैं जैसे SAP ने बिल ऑफ लेडिंग और अन्य जानकारी दी है। इसलिए हमेशा जब भी आप इसे देखें तो मैं इसे दिल से नहीं खरीदता, जैसे कि खरीद आदेश क्यों उपलब्ध है, क्यों डिलीवरी नोट उपलब्ध है, क्यों बिल ऑफ लेडिंग उपलब्ध है। ठीक है, इसका क्या लाभ है? इसलिए आप उन चीजों को समझने की कोशिश करें और हमेशा वो व्यावसायिक आवश्यकता और व्यावसायिक प्रक्रिया को समझें ताकि यह आपको संबंधित परिणाम दे सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में न केवल हमारी P2P प्रक्रिया है, बल्कि कुछ और अतिरिक्त विवरण भी हैं जो हमने सीखे हैं कि ग्राहक स्तर पर क्या होता है और विक्रेता स्तर पर क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको समझने के लिए पर्याप्त अंतर्दृष्टि दी है, और वो देखने के लिए धन्यवाद। और वो कृपया Udemy पर समीक्षा देकर अपना समर्थन प्रदान करें, और वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मदद करते रहें और साझा